हेलो। आवाज़ वाज जा रहा है दोस्त, बताइएगा। आवाज़ वाज सब क्लियर है ना? सर हमने फिजिकल केमिस्ट्री ख़त्म कर दिया था, मतलब 1 से 5 लेसन तक हमने स्टडी कर लिया दोस्त। अब रिवीजन में रहिए, कॉपी जो पढ़ा रहे हो बेस्ट है। चलिए सर, आज एक नया चैप्टर इनऑर्गेनिक का चालू करेंगे, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। इतना बड़ा चैप्टर का नाम याद रखना नहीं ज़रूरत है सर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं मेटालर्जी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मेटालर्जी। मेटालर्जी का मतलब होते हैं सर आपको धात्विकी। धात्विकी का मतलब क्या होते हैं, सुनिएगा इस चैप्टर में क्या क्या है। आज हम इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन कर देते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कल कर देंगे सर। आपको ये चैप्टर भी बहुत जल्दी टन आ जाएगा। अब यहाँ से चैप्टर बहुत स्पीड में टन आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, 2 दिन से देखो दोस्त लगन उगन का टाइम था, इसलिए हम चले गए थे शादी ब्याह में। ठीक है, चलिए फिर से प्रेजेंट हो गई हैं, आइए आप लोग की सेवा में लगे होते हैं। आप लोग की क्लास के कारण ही हमको आना पड़ता है सर। ठीक है, बहुत जल्दी। चलिएगा, आइए सर, चैप्टर नंबर 6 के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए सर, इसका लिखेंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर कितना लिखेंगे? 6। चैप्टर 6। अब चैप्टर 6 में क्या है नहीं है, गौर से हम लोग सुनेंगे। चैप्टर 6 में हम लोग स्टडी करने वाले हैं सर, देखिए क्या चीज़ का। चैप्टर 6 का नाम है आपको मेटलर्जी। चैप्टर का नाम है जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन एंड प्रोसेसेस ऑफ एलिमेंट्स। इतना बड़ा नाम है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। इतना बड़ा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 6 को डायरेक्ट शॉर्ट में मेटलर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटलर्जी भी बोलते हैं सर, इसे हम मेटलर्जी भी बोलते हैं। मेटलर्जी को हिंदी में धात्विकी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? धात्विकी कहते हैं। आज हम इसका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं दोस्त। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं। आज हम आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बताएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट प्रश्न बताएंगे, यानी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको हम करवाने जा रहे हैं आज। इस चैप्टर का 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आज सारा खत्म कर देंगे, चाहे जितना देर ही लगे दोस्त। बच जाएगा आपको 5 नंबरिया, 5 नंबरिया कल, चाहे जितना देर लगे कल भी टाल देंगे 5 नंबरिया। तो आपको ये चैप्टर क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे 2 दिन में। सुनिएगा गौर से, एक एक करके बारीकी से हम इस चैप्टर को क्या करते हैं, देखते हैं और सुनते हैं और समझते हैं दोस्त। इस चैप्टर में क्या है, सबसे पहले इस चैप्टर में आता है सर, निम्नलिखित को परिभाषित करें। ठीक है, ये छोटा छोटा डिफिनेशन है जो आपको डायरेक्ट पूछ देगा। खनिज क्या होते हैं बताइए, खनिज क्या होते हैं बताओ। कहता है प्रकृति में संयुक्त अवस्था में, संयुक्त मतलब किसी के साथ जुड़े, प्रकृति की कोई भी खनिज, कोई भी धातु। पहले धातुओं के बारे में पढ़ेंगे सर। इसमें क्या पढ़ेंगे कि धातुओं के नीचे से, मतलब जमीन के नीचे से जो धातु निकलते हैं, वो धातु शुद्ध रूप में नहीं निकलता, वो धातु आपको अशुद्ध रूप में निकलता है। वही धातु को सर बाहर लाकर क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। जब बाहर लाकर उस धातु को हम शुद्ध करते हैं, तो उसमें सर बहुत सारे क्या होते हैं, उसमें बहुत सारे अशुद्धियाँ होती हैं। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए अलग अलग विधि होती है। उसको फैक्ट्री में ले जा करके सर बहुत सारे प्रोसेस करवाया जाता है, उसका एक निष्कर्षण करवाया जाता है। बहुत सारे तरीके होती हैं, उसका मेथड्स होते हैं। वही सब मेथड्स हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे सर। इस चैप्टर से कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है हम यहाँ पर बारीकी से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे कैसा कैसा चैप्टर बनता है, और सर इसमें क्या आपको पढ़ने के लिए है। सबसे पहले चैप्टर जाके जमीन के नीचे से निकलता है जो भी सर वस्तु, वस्तु या कोई भी धातु, तो 2 अवस्था में निकलता है। या तो निकलेगा सर जाकर के आपको संयुक्त अवस्था में, या तो निकलेगा मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में जो निकलेगा वो शुद्ध होता है, और जो संयुक्त अवस्था में निकलता है वो अशुद्ध होता है। अधिकांश तत्व या तत्व जो निकलते हैं जमीन के नीचे से वो अशुद्ध ही होते हैं दोस्त। अधिकांश धातु जो जमीन के नीचे से, भूपरपट्टी बोलते हैं जमीन के नीचे को, अर्थ क्रस्ट, वहाँ से अधिकांश जो एलिमेंट निकलते हैं वो आपको संयुक्त अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में निकलता है। तो बाहर ला करके उसको शुद्ध किया जाता है। उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं
हैं तो शुद्ध करने का। वही सब हम लोग इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। मेटलर्जी का मतलब होता है ऑपरेशन ऑफ मेटल्स, यानी जो मेटल निकला जमीन के नीचे से उसको बाहर लाकर ऑपरेशन करिए। ठीक है, देखिएगा इसमें आपको पहले आते हैं दोस्त खनिज। सबसे पहला क्या आते हैं, खनिज क्या है, छोटा छोटा डिफिनेशन है, देखिएगा खनिज क्या है। खनिज क्या है, इससे बोलते हैं व्हाट इज मिनरल्स। व्हाट इज मिनरल्स, मिनरल्स किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं, बता सकते हैं। व्हाट इज मिनरल्स, खनिज किसे कहते हैं। कहता है दोस्त खनिज के बारे में, सर प्रकृति में, आंसर दे रहे हैं यहाँ से, प्रकृति में, ये आंसर, प्रकृति में संयुक्त अवस्था में, कौन अवस्था में, प्रकृति में संयुक्त अवस्था में, प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातुओं को, पाए जाने वाले, कहता है प्रकृति में, नेचर में, कहाँ, नेचर में, नेचर में संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाले धातुओं को हम लोग क्या कहते हैं, धातुओं को हम लोग खनिज कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं, खनिज। कहता है प्रकृति में संयुक्त अवस्था में, तो देखिए यहाँ से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट है आपको, ठीक है ना, छठा लेसन है। कहता है प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातुओं को, संयुक्त अवस्था कहने का मतलब अशुद्ध अवस्था, ठीक है, पाए जाने वाले धातुओं को खनिज कहते हैं। धातुओं को क्या कहते हैं दोस्त, खनिज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में सर छोटा छोटा ही आपसे पूछता है, 2 मार्क्स में आपको छोटा छोटा चीज़ ही पूछेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कहता है प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातुओं को खनिज कहते हैं। कहता है द मेटल्स, कहता है द मेटल्स विच फाउंड इन नेचर, विच फाउंड इन नेचर, विच फाउंड इन नेचर इन कंबाइन स्टेट। कहता है द मेटल विच फाउंड इन नेचर इन कंबाइन स्टेट, कंबाइन स्टेट में जो पाया जाता है, जैसे कार्बोनेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, हाइड्रेट के रूप में, ठीक है, ऑक्जिलेट के रूप में, इस रूप में पाए जाते हैं, सल्फाइड के रूप में, सल्फेट के रूप में, तो ये सब होता है अशुद्ध अवस्था, संयुक्त अवस्था ही बोलते हैं। द मेटल विच फाउंड इन नेचर, नेचर में पाए जाने वाले वैसे मेटल जो कंबाइन स्टेट में होते हैं। द मेटल्स विच फाउंड इन नेचर इन कंबाइन स्टेट, इन कंबाइन स्टेट इज कॉल्ड मिनरल्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। प्रकृति में सर जमीन के नीचे जो आपको अशुद्ध अवस्था में पाया जाता है मेटल, कंबाइन स्टेट में जो मेटल फाउंड होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं दोस्त। किससे क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। क्लियर है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा प्रश्न सुनिएगा दोस्त, प्रश्न सुनना है। अरे यार ये क्या हो रहा है। दूसरा प्रश्न कहता अयस्क किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है अयस्क किसे कहते हैं, अयस्क क्या होता है या अयस्क किसे कहते हैं, बोलिए। चैप्टर में दूसरा प्रश्न आता है दोस्त कि अयस्क किसे कहते हैं। व्हाट इज ओर्स, व्हाट इज ओर्स, व्हाट इज ओर्स, बताइए दोस्त किसे कहेंगे। आंसर कहता है वह खनिज जिससे धातुओं का निष्कर्षण आसानी से तथा कम पैसा में, निष्कर्षण मतलब शुद्ध करना, ठीक है, बाहर ला करके उसको कम पैसा में शुद्ध कर देंगे, आसानी से शुद्ध कर देंगे जिस खनिज को, उसी को हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। कहता है वह खनिज जिससे, आंसर देखिए पहले हिंदी में उसके बाद इंग्लिश में भी लिखा देंगे। कहता है दोस्त वह खनिज जिससे धातुओं का निष्कर्षण, जिससे धातुओं का निष्कर्षण, वह खनिज जिससे धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण, निष्कर्षण मतलब बाहर ला करके उसको शुद्ध किया जाता है, तो उस प्रोसेस को निष्कर्षण कहते हैं, ठीक है ना। वह खनिज जिससे धातुओं का निष्कर्षण आसानी से तथा कम खर्च में, निष्कर्षण कम खर्च में तथा आसानी से, कम खर्च में तथा आसानी से, तथा आसानी से, तथा आसानी से किया जाता है,
किया जाता है। कहता है दोस्त वह खनिज जिससे धातुओं का निष्कर्षण कम खर्च में तथा आसानी से किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अयस्क कहते हैं। उसे अयस्क कहते हैं। कहता है दोस्त सच मिनरल्स बाई विच जिसके द्वारा लिख सकते हैं बाई विच एक्सट्रैक्शन ऑफ metals such minerals by which extraction of metals in low cost and easily are called ores। तो इसे हम लोग ओर्स के नाम से जानते हैं। कहता है सच मिनरल्स बाय विच एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन लो कॉस्ट एंड इजली आर कॉल्ड ओर्स। कहता है सर कि वैसा मिनरल्स जिसके द्वारा एक्सट्रैक्शन किया जाता है किसका? मेटल का, लो कॉस्ट में और इजीली आसानी से, तो उसी को कहते हैं आर कॉल्ड ओर्स, अयस्क कहते हैं। जमीन के नीचे से जो मेटल निकलते हैं वो ओर्स के फॉर्म में निकलते हैं, अयस्क के फॉर्म में निकलते हैं दोस्त। और वो अयस्क के फॉर्म में निकलते हैं तो वो अशुद्ध रूप में रहते हैं, वही अशुद्ध रूप को बाहर निकाल कर शुद्ध किया जाता है। तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम लोग एक्सट्रैक्शन कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग निष्कर्षण कहते हैं। तो निष्कर्षण करते हैं धातुओं का, जो खनिज निकलता है नीचे से सर, ठीक है, उधातु के रूप में निकलता है, उधातु को बाहर लाकर निष्कर्षण किया जाता है, कम पैसा में और आसानी से कर दिया जाता है। तो इसी प्रोसेस को, इसी को हम लोग अयस्क कहते हैं, ओर्स कहते हैं। जमीन के नीचे जो शुद्धियाँ निकलती हैं मेटल का, उसे हम ओर्स कहते हैं, बाहर ला करके उसको शुद्ध कर देते हैं, ठीक है ना, कम पैसा में और सर इजली। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक आप? बोलिए अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्त। मजा आ रहा है? बोलिए। एक होते हैं दोस्त, इसमें देखिएगा फलक्स होते हैं, चाहे एक गैंग होते हैं, एक गैंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, गैंग क्या है? क्वेश्चन तीसरा, गैंग को आधात्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधात्री। गैंग या आधात्री क्या है? गैंग या आधात्री क्या है? व्हाट इज गैंग और मैट्रिक्स? व्हाट इज गैंग, या इसे मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। गैंग या मैट्रिक्स क्या है? ठीक, देखो जमीन के नीचे से जो अयस्क निकलते हैं दोस्त, जमीन के नीचे से जो ओर्स निकलते हैं, उस ओर्स में बहुत सारे इम्प्रिटीज होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे अशुद्धियाँ होती हैं। वही अशुद्धियाँ को हम क्या कहते हैं? गैंग या आधात्री कहते हैं। जमीन के नीचे से जो अयस्क निकलता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे अशुद्धियाँ होती हैं, उन्हीं अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं या मैट्रिक्स यानी आधात्री कहते हैं दोस्त। क्लियर है? कहता है सर अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को, जो अयस्क निकलता है जमीन के नीचे से, ठीक, उसमें जो अशुद्धि रहती है उसी को हम गैंग या धात्री कहते हैं। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को, यानी अशुद्धियों को ही खाली क्या कहते हैं हम लोग? गैंग या धात्री कहते हैं। उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। इसे आधात्री भी हिंदी में कहते हैं, को गैंग कहते हैं। याद रहेंगे। कहता है सर जमीन के नीचे जो अयस्क निकलता है उससे बहुत सारे इम्प्रिटीज होते हैं, बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, उन अशुद्धियों को ही हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। याद रखिएगा सर। कहता है उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। कहता है द इम्प्रिटीज present in ores is called मैट्रिक्स और गैंग। इसी को मैट्रिक्स कहते हैं या तो गैंग कहते हैं। जो इम्प्रिटी में, सॉरी, जो ओर्स में इम्प्रिटी प्रेजेंट रहता है दोस्त, उसी को क्या कहते हैं? उसी को गैंग कहेंगे, उसी को मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है? बोलिए। चलिए, दिख रहा है जी, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। क्लियर है? दिख रहा है? नाइस,
वीडियो हम भी देख रहे हैं यहाँ। अगला क्वेश्चन है फ्लक्स किसे कहते हैं? फ्लक्स क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्त फ्लक्स क्या होते हैं? फ्लक्स क्या, व्हाट इज फ्लक्स? बताइए, व्हाट इज फ्लक्स? इसका आंसर लिखेंगे दोस्त। फ्लक्स किसे कहते हैं? कहता है सर अयस्क में जो अशुद्धि होती है उन अशुद्धियों को हटाने के लिए अयस्कों में एक पदार्थ मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को यानी गैंग को हटाने के लिए इसके साथ आपको एक पदार्थ मिलाया जाता है बाहर से, वही पदार्थ को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं सर। ठीक है ना? कहता है अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को हटाने के लिए यानी गैंग को हटाने के लिए, सीधे से लिखते हैं, इतना बात में घुमा के नहीं लिखेंगे। गैंग समझ रहे हैं ना? गैंग को हटाने के लिए, गैंग को हटाने के लिए, गैंग को हटाने के लिए अयस्कों के साथ, अयस्कों के साथ एक पदार्थ मिलाया जाता है। अयस्कों के साथ, अयस्कों के साथ, किसके साथ? अयस्कों के साथ। अरे यार कभी कभी लगता है पागल नहीं लगता है। कहता है सर गैंग को हटाने के लिए अयस्कों के साथ, अयस्कों के साथ एक पदार्थ मिलाया जाता है। एक पदार्थ, एक पदार्थ मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एक पदार्थ मिलाया जाता है। उसी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। उसे फ्लक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। कहता है सर गैंग को हटाने के लिए, सर a substance is mixed in ores to remove gang. A substance is mixed in ores to remove gang is called फ्लक्स। तो उसी को क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है? तो उसे क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं दोस्त। अब इसमें आता है दूसरा, देखिए 4 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, लोहा के 2 मुख्य अयस्कों के नाम तथा सूत्र लिखें। देखिए बढ़िया क्वेश्चन जा रहा है दोस्त, 2 नंबर में आपको डायरेक्ट आएगा। लोहा तथा तांबा, लोहा तथा तांबा के 2 मुख्य अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखें। 2 मुख्य अयस्कों के नाम तथा सूत्र लिखें। नाम तथा सूत्र लिखें। कहता है लोहा तथा तांबा के 2 मुख्य अयस्कों के नाम तथा सूत्र लिखना है। लोहा और तांबा के 2 मुख्य अयस्क के नाम भी लिखना है और उसका फार्मूला भी लिखना है। कहता है सर राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ, राइट द, कोई मैसेज कर रहे हैं, मार दीजिए। कहता है सर राइट द नेम ऑफ, सुनना बस, राइट द नेम ऑफ, राइट द नेम ऑफ, अरे यार क्या क्या लिख रहे हैं आज, ऐसे क्यों हो रहा है? कहता है राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ, नेम एंड फार्मूला ऑफ 2 मेन ओर्स ऑफ आयरन एंड फेरस, ऑफ आयरन दोनों इंपॉर्टेंट है, एंड फिर आयरन एंड कॉपर, फेरस को ही आयरन कहते हैं, आयरन एंड कॉपर
आयरन एंड कॉपर के दो गो फार्मूला लिखना है सर, दो गो उसका अयस्क के नाम भी लिखना है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, आप ये सब नाम सुने होंगे दोस्त। और तांबा के भी होता है, क्यूपराइट होता है, बिक्लेमाइट होता है, बहुत सारे होते हैं सर, ठीक है ना। पहले लिखते हैं लोहा का, पहले किसका लिख देते हैं आपको, लोहा का, मैग्नेटाइट और हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और हेमाटाइट। पहले लोहा का लिखते हैं दोस्त, देखिएगा आंसर। पहले हम आयरन का लिख रहे हैं, आयरन यानी लोहा के दो गो मुख्य अयस्क के नाम फार्मूला लिखते हैं, ठीक ना दोस्त। पहला है हेमाटाइट, पहला क्या है हेमाटाइट, इसको बोलते हैं हेमाटाइट इंग्लिश में। और दूसरा है दोस्त मैग्नेटाइट, ये दो गो मुख्य अयस्क के नाम है, मैग्नेटाइट। कौन टाइट है, टाइट है। इसका फार्मूला होता है Fe3O4 और इसका फार्मूला होता है Fe2O3। क्लियर है, Fe3O4 और Fe2O3 ये लोहा का दो मुख्य अयस्क के नाम सूत्र सहित हुआ दोस्त। अब तांबा का देख लीजिएगा, कॉपर का, कॉपर के दो मुख्य अयस्कों के नाम। तांबा का बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी आई है, बोल दे रहे हैं, इसको इग्नोर नहीं करिएगा दोस्त, ठीक है। तांबा के दो मुख्य अयस्कों के नाम लिखना है, क्या होंगे तांबा के दो मुख्य अयस्क के नाम, सुन लीजिए। तांबा का दो मुख्य अयस्क के नाम हो जाएंगे, आप पहला लिख लीजिए जाकर के इसको सर, कॉपराइट लिख लीजिए, क्यूपराइट लिख लीजिए, कॉपर पाइराइट लिख लीजिए, ठीक है। पहला लिख लो कॉपर पाइराइट्स, कॉपर पाइराइट लिख लीजिए, और एक लिख लीजिए क्यूपराइट लिख लीजिए, क्यूपराइट, क्यूपराइट का होता है Cu2O, इसको क्यूपराइट लिखते हैं, क्यूपराइट। क्यूपराइट का फार्मूला होते हैं Cu2O। और दूसरा होता है कॉपर पाइराइट, दूसरा कौन होता है, कॉपर पाइराइट्स होते हैं, कॉपर पाइराइट्स। कॉपर पाइराइट्स का सूत्र होता है CuFeS2। ये कॉपर पाइराइट्स हो गया और क्यूपराइट हो गया, ये लोहा और तांबा के दो दो मुख्य अयस्कों के नाम है दोस्त, ठीक है। लोहा और तांबा के दो दो मुख्य अयस्क के नाम है। अब पूछेगा अल्मुनियम और जिंक का, किसका, अल्मुनियम और जिंक के, इसी में बता दे चलिएगा। अबे यार, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन नंबर था जी, 5वां था, छठा लिखिएगा, ये लिख लिए, छठा का लिखिएगा, छठा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिएगा सर, लोहा का हो गया और तांबा का हो गया, एल्युमिनियम तथा जिंक, चारों क्वेश्चन एक ही साथ लिख देते हैं, ये चार गो पूछता है। एल्युमिनियम तथा जिंक, एल्युमिनियम तथा जिंक के दो मुख्य अयस्कों के नाम तथा सूत्र लिखें, दो मुख्य अयस्कों के नाम तथा सूत्र लिखें, नाम तथा क्या लिखें, सूत्र लिखें, नाम तथा सूत्र लिखना है, अल्मुनियम तथा जिंक के, ठीक है। अभी आप क्या लिखे, तांबा का लिखे हैं सर, और किसका लिखे हैं, लोहा का लिखे हैं। अब हम लिखेंगे अल्मुनियम और जिंक के दो मुख्य अयस्क के नाम और सूत्र लिखेंगे। कहेगा सर, राइट द नेम ऑफ, राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ, राइट द नेम एंड, राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ टू मेन ओर्स ऑफ अल्युमिनियम, Al समझ जाइएगा, अल्युमिनियम लिखल, एंड जिंक का Zn से समझ जाइएगा। तो अल्युमिनियम का हम लिख रहे हैं पहले दोस्त, किसका लिख रहे हैं, अल्युमिनियम का लिख रहे हैं, ठीक है ना, एल्यूमिनियम का लिख रहे हैं, एल्यूमिनियम का। अल्युमिनियम का क्या क्या हो जाएगा, बॉक्साइट के नाम सुने होंगे, ठीक है, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, ये सब अल्युमिनियम का है दोस्त। पहला क्या हो जाएंगे इसका, बॉक्साइट हो जाएंगे, बॉक्साइट क्या हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा क्रायोलाइट, दूसरा हो जाएंगे कौन सर, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट। ये दोनों अल्युमिनियम के मुख्य अयस्क के नाम है, ये दोनों किसका है, अल्युमिनियम के मुख्य अयस्कों के नाम है। एक सूत्र होगा दोस्त क्रायोलाइट का Na3Al F6,
ठीक है, Na3AlF6 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फार्मूला इसका। और साथ में सर बॉक्साइट मतलब सर कौन कौन से इसके अयस्क होते हैं ये भी याद रखना आपको पूछता है। और सर बॉक्साइट का सूत्र हो जाएगा Al2O3 इंटू 2H2O, Al2O3 इंटू 2H2O। किसका सूत्र है ये दोनों आपको सर अल्मोनियम का मुख्य अयस्क के नाम है, साथ में फार्मूला भी है। अब इसका देखिएगा, अल्मोनियम के बाद क्या था, जिंक। जिंक का भी देख लो दोस्त, जिंक का क्या क्या होने वाला है, कहने चल गया जी। जिंक का आप लिखिएगा जिंक ब्लेंड और कैलामाइन। जिंक का लिखिएगा जिंक ब्लेंड, जिसका फार्मूला ZnS होता है। जिंक ब्लेंड ZnInC, जिंक का फार्मूला होता है ZnS। और दूसरा होते हैं सर कैलामाइन। दूसरा कौन होते हैं, कैलामाइन होते हैं, माइन होते हैं। कैलामाइन का सूत्र क्या होता है, कैलामाइन का जिंक कार्बोनेट होते हैं, ZnCO3। ये दो को क्या था, मुख्य अयस्क के नाम था। किसका सर, आपको अल्मोनिया, जिंक, और यहाँ पर दो को बताएं ऊपर में क्या, लोहा और तांबा। लोहा, तांबा, अल्मोनिया, जिंक, याद रखना ये चारों के फार्मूला सहित थे सर, ठीक है ना, फार्मूला सहित ये सब के नाम याद रखिएगा। चलिए नोट करिए, थोड़ा देर में आपको बैक आते हैं। बोलिए, समझ में आ रहा है? हाँ जी। आँखों में तुम जब से हो गए गुम, सारा जहां तेरा चेहरा। एगो क्वेश्चन आ रहा है आपको, बड़ा मजेदार क्वेश्चन बताते हैं। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है दोस्त प्रश्न कि झाग प्लवन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रित किया जाता है, उदाहरण भी देना। बाप रे बाप। कहता है झाग प्लवन विधि, या इसको बोलते हैं फेन उत्प्लवन विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेन उत्प्लवन विधि भी बोलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठीक, कि सर फेन उत्प्लवन विधि या झाग प्लवन विधि, क्वेश्चन नंबर कितना होगा जी, कितना नंबर बताए थे? 6 बताए थे। 6 के बाद 7, क्वेश्चन नंबर 7 लिखिएगा दोस्त। कहता है फेन उत्प्लवन विधि द्वारा, फेन को झाग भी कहीं कहीं लिख देगा हिंदी मीडियम, फेन को कभी कभी क्या लिख देगा, वो झाग फेन आता नहीं है, कपड़ा धोते हैं तब, वही फेन की बात कर रहे हैं। फेन या झाग उत्प्लवन विधि, उत्प्लावन विधि से बहुत इंपॉर्टेंट, देखो जो भी करा रहे हैं सेलेक्टेड क्वेश्चन ही करा रहे, भरोसा रखिए सर, ठीक है ना, यही सब क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं छपा हुआ आएगा। कहता है फेन या झाग उत्प्लावन विधि से किस प्रकार के अयस्कों को सांद्रित किया जाता है। फेन या झाग उत्प्लावन विधि से अयस्कों का सांद्रण से अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, ठीक है। उदाहरण भी मांग रहा है, उदाहरण भी दें, पूरा व्याख्या करिए, उदाहरण भी दीजिए, देख लीजिए कैसे होगा। कहता है सर फेन या झाग उत्प्लावन विधि से अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है। इसमें अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है, इसमें आपको थोड़ा सा बारीकी से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश नहीं लिखेंगे। फेन या झाग उत्प्लावन विधि से अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है, हाउ कंसंट्रेटेड the ores from froth flotation process, from froth flotation process, from froth flotation process, how concentrated the ores, अरे देखिए, how concentrated the ores from froth flotation process,
इसका उदाहरण भी दे। आल्सो गिव एग्जाम्पल, आल्सो गिव एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल भी देना है। देखो दोस्त, हम आपको बता देते हैं इसमें क्या होते हैं। इसमें 2 गो टंकी होता है। क्या होता है? टंकी होता है। इस तरह से एरा में क्या गो टंकी होता है? 2 गो टंकी होता है। मान लिया ये टंकी नंबर 1 है और ये टंकी नंबर आपको कितना है? 2 है। ठीक है। टंकी नंबर 1 में क्या किया जाता है? अयस्क को लिया जाता है, पानी लिया जाता है इसके अंदर। क्या लिया जाता है? पानी, वाटर है ये। इसमें अयस्क लिया जाता है। ठीक है, अयस्क। इसमें H2O वाटर लिया जाता है और अयस्क लिया जाता है और पाइन तेल लिया जाता है। पाइन तेल के आज साइकिल में डालने वाला, साइकिल के चैन में डालने वाला तेल या मशीन में डालने वाला तेल आप देखें, वो पाइन तेल बोलते हैं। पाइन तेल, पानी और अयस्क, ये जो गोल गोल है ये अयस्क है। ये जो इस तरह से ये क्या है सर? ये आपको वाटर है। ठीक है, वाटर को, ओर्स को और पाइन तेल को लिया जाता है। इसमें ये टंकी नंबर 1 की बात कर रहे हैं। टंकी नंबर 1 में किसको किसको लिया जाता है? पानी को, अयस्क को और पाइन तेल को लिया जाता है। और ऊपर से इसको एक पाइप इस तरह से इसमें डाला हुआ रहता है दोस्त। पाइप कहाँ डाला हुआ रहता है? इसमें पाइप डाला हुआ रहता है। ये पाइप से इधर से हम हवा देते हैं। ये पाइप से क्या करते हैं? एयर दिया जाता है। ये पाइप से क्या किया जाता है? ये पाइप से हवा दिया जाता है। इधर से जब हम हवा देंगे ना दोस्त, तो क्या होगा? हवा देंगे तो सुनना मेरा बात। जब हवा देते हैं तो क्या होता है? हवा देते हैं तो ये सब आपस में मिल जाता है। इसमें टंकी नंबर 1 में तीनों क्या होता है? जल, अयस्क और पाइन तेल, तीनों आपस में मिल जाता है। और मिलने के बाद ऊपर में क्या होते हैं? फैन रूप में आ जाते हैं। फैनिया आ जाता है ऊपर में। इस तरह का फैन, फैन टाइप का आ जाता है ऊपर में। क्या आ जाता है? फैन, फैन टाइप का आ जाता है। इस फैन को क्या करके उठा करके सर दूसरा बर्तन में रख दिया जाता है टंकी नंबर 2 में। ये फैन को उठाकर कहाँ रख दिया जाता है? टंकी नंबर 2 में रख दिया जाता है। ठीक है, फैन यहाँ उड़ेल दिया जाता है। तो इस प्रकार से अयस्क का सांद्रण इसमें हो जाता है। इस प्रकार से अयस्क का सांद्रण इसमें हो जाता है। यही लिखेंगे कैसे किया जाता है। कहेंगे सर इस विधि में एक टैंक लिया जाता है। इस टैंक में सर क्या किया जाता है कि सर जल, अयस्क और पाइन तेल लिया जाता है और ऊपर से एक पाइप के द्वारा इसमें हवा दी जाती है तो ये फैन बनकर ऊपर आ जाता है। इस फैन को दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है तो इस प्रकार अयस्कों का सांद्रण हो जाता है। ठीक है, यही आपको फैन उत्प्लावन विधि था दोस्त। फैन उत्प्लावन विधि के बारे में लिखने के लिए आएंगे तो ऐसे ही लिखिएगा। ठीक है ना? क्लियर है? टंकी नंबर 1 में जल को, अयस्क को और किसको? पाइन तेल को लिए हैं। पाइन तेल को लेने के बाद सर क्या किए? ऊपर से एक हवा का झोंका प्रवाहित किए हैं। तो हवा का क्या? हवा जैसी गया इसमें तो तीनों आपस में मिल गया, मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद ऊपर में फैन जमा हो गया। ये फैन को हम दूसरे बर्तन में ढेल देते हैं। इस प्रकार से अयस्क का सांद्रण हो जाता है। क्लियर है? बताइए दोस्त। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्त। आइए, कहता है सर इस विधि में, हिंदी में लिखेंगे उसके बाद इंग्लिश में लिख देंगे। कहता है कि सर इस विधि में अयस्क, जल तथा पाइन तेल को तथा पाइन तेल को तथा किसको? पाइन तेल को एक बर्तन में, एक बर्तन में, एक बर्तन नहीं लिखो, एक टैंक लिखो, एक टैंक में लिया जाता है। एक टैंक में यानी एक टंकी में लिया जाता है। एक टैंक में लिया जाता है, लिया जाता है और ऊपर से एक पाइप द्वारा, और ऊपर से एक पाइप द्वारा, एक पाइप द्वारा और ऊपर से एक पाइप द्वारा हवा प्रवाहित की जाती है। तो हवा प्रवाहित की जाती है तो तीनों आपस में मिलकर, तो तीनों आपस में मिलकर टैंक के ऊपर
टैंक के ऊपर फैन बनकर आ जाते हैं और भारी कण नीचे बर्तन में बैठ जाते हैं। भारी कण नीचे टैंक में बैठ जाते हैं। टैंक में बैठ जाते हैं तो बैठ जाते हैं। इसके बाद इसके बाद इसके बाद फैन को दूसरे टैंक में इसके बाद फैन को दूसरे टैंक में रखा जाता है तो अयस्क का सांद्रण हो जाता है। रखा जाता है तो अयस्क का सांद्रण हो जाता है। अयस्क का क्या हो जाता है? सांद्रण हो जाता है। इसी को फैन उत्प्लवन विधि बोलते हैं। सांद्रण हो जाता है, इसी को हम फैन उत्प्लवन विधि बोलते हैं दोस्त। इसी को हम कौन विधि बोलते हैं? फैन उत्प्लवन विधि कहते हैं। क्लियर है आप? इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम फैन उत्प्लवन विधि कहते हैं। कौन विधि बोलते हैं? फैन उत्प्लवन विधि कहते हैं। क्लियर है? चलिए सर, कहता है इस मेथड में, कहता है इन दिस मेथड, कहता है इधर से देखिएगा, इधर हम लिख दे रहे हैं। कहता है इस विधि में, आप उधर हिंदी वाला उतारिएगा तब तक इंग्लिश वाला इधर लिख देते हैं। कहता है सर इस मेथड में, कहता है इन दिस मेथड इस विधि में ओर्स वाटर and pine oil are taken in a tank कहता है सर in this method ores water and pine oil are taken in a tank and given air from a pipe on them लिखना, on them, then all are mixed, तो सभी क्या होते हैं? मिल जाते हैं। all are mixed and froth came above the tank and फ्रोथ जो होता है टैंक के ऊपर आ जाता है एंड it removes in another tank, then concentrated the ores, तो अयस्क का क्या हो जाता है? कंसंट्रेटेड हो जाता है दोस्त। तो ओर्स का क्या हो जाता है? कंसंट्रेट हो जाता है। इसी को हम फ्लोटेशन प्रोसेस कहते हैं, फैन उत्प्लावन विधि कहते हैं। कहता है इस मेथड में अयस्क को, वाटर को और पाइन ऑयल को एक टंकी में लेते हैं और ऊपर से हवा देते हैं एक पाइप के द्वारा इसमें, तो ऑल आर मिक्स, सभी मिक्स हो जाते हैं एंड फ्रोथ केम एबव द टैंक, और टैंक के ऊपर फैन आ जाता है एंड इट रिमूव इन अनदर टैंक, और इसको दूसरे टैंक में रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, देन कंसंट्रेटेड द ओर्स, अयस्क का सांद्रण हो जाता है। क्लियर है दोस्त? बोलिए। ये फ्लोटेशन प्रोसेस था, इसका एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा था। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होंगे। चलिए ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आप? हो ला 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 हम है माखो लगा मन के गवाना है बे। आइए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल कहता है टेंशन काहे लही रे छौड़ा मिले अबो फिक्स रे, 5 मिनट में चल जाओ करबो नाही लेट रे,
कोठवा पर से लेटवा बरबो भुक भुक रे छोड़ा। कहता है ये सल्फाइड अयस्कों के लिए कार्य करते हैं। फेन उत्प्लवन विधि क्यों है अयस्कों के लिए? सल्फाइड अयस्क के लिए कार्य करता है। सल्फाइड अयस्कों के लिए कार्य करता है, के लिए कार्य करता है, के लिए कार्य करता है। कहता है दिस मेथड वर्क्स फॉर, दिस मेथड वर्क्स फॉर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये मेथड किसके लिए? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के लिए वर्क करता है। जैसे हो गया सर CuFeS2, सल्फाइड आया कि नहीं? देखिए कॉपर सल्फाइड है, सल्फाइड आया कि नहीं बताइए? कॉपर सल्फाइड आ गया। सर ये वर्क करता है ZnS के लिए, जिंक सल्फाइड आ गया। क्या आ गया? जिंक सल्फाइड आ गया। ये काम करता है सर आपको आयरन सल्फाइड के लिए, APS2 काम करता है प्लम्बम सल्फाइड के लिए, जिसके अंत में SS यानी सल्फाइड सल्फाइड रहेगा, सल्फाइड सल्फाइड रहेगा, उसी के लिए वर्क करेगा कौन विधि? तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस किसके लिए वर्क करता है दोस्त? ये किसके लिए काम करता है आपको पता हो गया। फेन उत्प्लवन विधि किसके लिए काम करता है? फेन उत्प्लवन विधि सल्फाइड अयस्क के लिए काम करता है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस या फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड किसके लिए वर्क करता है? सर सल्फाइड ओर्स के लिए। किसके लिए? सल्फाइड अयस्क के लिए काम करता है, सल्फाइड ओस के लिए काम करता है, सल्फाइड अयस्क के लिए काम करता है। क्लियर है यहाँ तक? आप बोलिए यहाँ तक क्लियर है दोस्त? सी लिखल है, CuFeS2 है, सी है रे दोस्त। हो बोलिए दोस्त क्लियर है यहाँ तक? क्या वो क्वेश्चन हो गया जी? ये कैमा नंबर था? क्वेश्चन नंबर 7। कम से कम 10-15 को तो क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपको? क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं हम ऐसे होंगे तो कैसे होगा, हम ऐसे होंगे तो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं एल्युमिनियम धातु को निष्कर्षण में निक्षालन की क्या उपयोगिता है? बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। कैसे देखिए, कहता है सर एल्युमिनियम धातु का जब निष्कर्षण करता है उसमें निक्षालन की क्या यूज है? निक्षालन की क्या उसमें यूज है? निक्षालन की क्या उपयोगिता है बताइए? आ जाइए आ जाइए, आइए ना सर। देखिए कहता है एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में, किसका निष्कर्षण में? एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में, एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में, एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में निक्षालन, निक्षालन की क्या उपयोगिता है? आय हाय एकदम मलाई क्वेश्चन, मक्खन है। कहा है? मक्खन एकदम दूध नहीं उज्जर है। आइए कहता लॉलीपॉप है जी, एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण निक्षालन की क्या उपयोगिता है? बड़ा मस्त क्वेश्चन है। आहो कहता है एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण निक्षालन की क्या उपयोगिता है? एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण निक्षालन की क्या उपयोगिता है? कहता है सर व्हाट इज द यूजेज ऑफ डिस्टिलेशन इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल। कहता है व्हाट इज द यूजेज ऑफ डिस्टिलेशन in the extraction of कहता है व्हाट इज द यूजेज ऑफ डिस्टिलेशन इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, इन एल्यूमिनियम ALUMINIUM एल्यूमिनियम मेटल। बताओ बताओ। कहता है व्हाट इज द यूजेज ऑफ डिस्टिलेशन इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल। कहता है एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण में निक्षालन की क्या उपयोगिता? देखिए सर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण में निक्षालन की क्या उपयोगिता होती है कि सर जब क्या होते हैं कि इसमें से बॉक्साइट में अशुद्धियाँ जो रहती है वो हट जाता है और क्या होता है शुद्ध एल्यूमिना की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? शुद्ध एल्यूमिना की प्राप्ति होती है।
कहता है सर एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में निच्छालन के उपयोग करने से, आंसर यहाँ से दे रहे हैं बॉस, EANS आंसर है। कहता एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में निच्छालन के मिलाने से या निच्छालन के उपयोग करने से सुनिएगा, एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में निच्छालन के उपयोग करने से बॉक्साइट से अशुद्धि हट जाती है। बड़ा मस्त क्वेश्चन है। से अशुद्धि NCERT का प्रश्न है। से अशुद्धि हट जाती है और शुद्ध एल्युमिना की प्राप्ति होती है। शुद्ध एल्युमिना की प्राप्ति होती है। डिंग डंग, समझ में आ गया। कहते एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में निच्छालन के उपयोग करने से बॉक्साइट से अशुद्धि हट जाता है और शुद्ध एल्युमिना की प्राप्ति होती है। याद रहेंगे सर, कैसे? ऐसे कहता है एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण निच्छालन के उपयोग करने से बॉक्साइट से अशुद्धि हट जाती है और शुद्ध एल्युमिना की प्राप्ति होती है। व्हाट इज द यूजेज ऑफ डिस्टिलेशन इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल? कहता है सर when distillation are used in extraction of अल्युमिनियम मेटल, ए लिख देंगे तो समझ जाएगा अल्युमिनियम लिखल है। इन अल्युमिनियम मेटल्स then impurities are removed from bauxite and to get pure alumina और हमको प्योर एल्यूमिना मिलता है। एल्यूमिना के मतलब एल्युमिनियम, शुद्ध एल्यूमिनियम मिलता है दोस्त। क्लियर है? कहता है एल्युमिनियम धातु निष्कर्षण में निच्छालन के उपयोग करने से बॉक्साइट से अशुद्धि हट जाती है और शुद्ध एल्यूमिना की प्राप्ति होती है। कहता है व्हेन डिस्टिलेशन आर यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल्स देन इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉक्साइट एंड टू गेट प्योर एल्यूमिना, और क्या मिलता है आपको? प्योर एल्यूमिना मिलता है दोस्त। यहाँ तक क्लियर है आप? बोलिए अगला क्वेश्चन में हम बढ़े। 8 क्वेश्चन हो गया, 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्त। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। बोलो। जन्मा रहोगे गरिया तर कमरिया है रे है। नहीं, सही बात है। चलिए आइए मारे दो। आइए ना जी, यहाँ एग्जाम जान मार रहा है, कमरिए पर नजर अटकल है। क्वेश्चन नंबर 9, जियो मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सर कि एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता? बड़ा मस्त क्वेश्चन। कहता है एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में लिखो फास्ट दोस्त। एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में क्रायोलाइट, कौन लाइट? हाँ देख अला कठवा पर से 12 लाइटवा बुक रे छौड़ा, तो लाइट अलो, लाइट ना क्रायोलाइट। कहता है कि एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में क्रायोलाइट मिलाया जाता है। क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है बेटा? इसे लिखो, क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है? हमको क्या पता? बताओ, हमको नहीं पता क्यों मिलाया जाता है। एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है? कहता है वाई क्रायोलाइट are mixed in extraction of एल्युमिनियम मेटल। एल मेटल लिख देंगे, समझ जाएगा दोस्त, समझ जाना बेटा, ठीक। कहता है वाई क्रायोलाइट आर मिक्स्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल्स। सर वाई क्रायोलाइट आर मिक्स्ड
इन एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्मोनियम मेटल के एक्सट्रैक्शन में क्रायोलाइट क्यों मिक्स किया जाता है, क्यों मिलाया जाता है दोस्त? देखिए क्यों मिलाया जाता है, काहे कि सर उसमें इसलिए मिलाया जाता है क्रायोलाइट, काहे कि इसका मिलाया जाने से एल्यूमिनियम का गलनांक कम हो जाता है और वह विद्युत का गुड कंडक्टर बन जाता है, विद्युत का अच्छा चालक बन जाता है, इसलिए इसमें क्रायोलाइट मिलाते हैं। क्लियर है? कहता है दोस्त, देखो आंसर से क्लियर हो जाएंगे आपको। कहता है एल्युमिनियम धातु निष्कर्षण में क्रायोलाइट मिलाया जाता है क्योंकि, कहते हैं एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट मिलाने से एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में क्रायोलाइट मिलाने से एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में क्रायोलाइट मिलाने से एल्यूमिना का गलनांक कम जाता है तथा एल्यूमिना का गलनांक यानी गलने की क्षमता कम जाती है, एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट कम जाती है, एल्यूमिना का गलनांक कम जाती है तथा ये विद्युत के सुचालक हो जाती है। अरे वाह! तथा यह गुड कंडक्टर बन जाती है, विद्युत के अच्छा क्या लिख रहा है बे, तेरे कुछ समझ में नहीं आता है। तथा ये विद्युत के अच्छा चालक बन जाती है, यानी विद्युत के अच्छा चालक नहीं तो सुचालक लिख सकते हैं। चल अच्छा बाद में लिखना, अच्छा चल तेरे मम्मी के बोलते ऐसे करें ही। अल्युमिनियम धातु को निष्कर्षण में क्रायोलाइट मिलाने से एल्यूमिना का गलनांक कम हो जाती है तथा ये बेटा का लिखा रहा है रे, तथा ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, हो जाता है। ये आंसर होता है दोस्त। देखिए इस आंसर आपको तकलीफ देगा, एनसीईआरटी का पूरा फुल्ली एनसीईआरटी है दोस्त, अगर नहीं पढ़ करके जाते हैं तो आपको तकलीफ होने वाला है। इसी आप गांठ बांध लीजिए, नहीं पढ़ेंगे तकलीफ होगा। आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ा रहे, बस यही पढ़ते रहिए सर। आपको हम कह रहे हैं बहुत जल्दी चैप्टर खत्म करने वाले हैं, अब यहाँ से बहुत स्पीड में खींचेंगे, ठीक है ना। देखिए टाइम कितना हो रहा है, 9 बज गया दोस्त। एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में क्रायोलाइट मिलाने से एल्यूमिना का गलनांक कम हो जाती है तथा विद्युत के सुचालक हो जाता है। कहता है एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में क्रायोलाइट मिलाने से, कहता है व्हेन क्रायोलाइट mixed in extraction of aluminum metal then तो its तो इसका then melting point of alumina और डिक्रीज घट जाती है, कम हो जाती है और डिक्रीज and it becomes good conductor of electricity and it becomes good conductor of इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी का बढ़िया कंडक्टर बन जाता है, बढ़िया चालक बन जाता है दोस्त। क्लियर है? टेंशन काहे ले जाना, बताइए कोई दिक्कत है? हम तोर बनबो दशरथ मांझी तू बनिए फागुनी आगे, प्यार के लिखब अमर कहानी याद करते दुनिया आगे। अरे यार, हम तोर बनबो दशरथ मांझी तू बनिए फागुनी आगे, तोरा हम तेबो पलाने अगस ऊपर, ओढ़नी गिरे बहुत चढ़ जाए ऊपर। हो गया दोस्त, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है एक और क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन आ रहा था, मक्खन क्वेश्चन है। सांद्र HNO3 अल्युमिनियम पात्र में संग्रह करते हैं क्यों? जी ये क्वेश्चन तो आपको मस्त है ये दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सांद्र HNO3 को, सांद्र मतलब गाढ़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 से कहता है सांद्र HNO3 को अल्युमिनियम, एल मतलब समझ जाना बहुआ अल्युमिनियम लिखा है बेटा, ठीक है। अल्युमिनियम के पात्र में संग्रह किया जाता है क्यों? ये अल्युमिनियम के पात्र में संग्रह करते हैं क्यों? अल्युमिनियम के पात्र में संग्रह करते हैं क्यों? कहता है दोस्त कि सर सांद्र HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक
अम्ल, नाइट्रिक एसिड। HNO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड कहते हैं दोस्त, याद रहेंगे आपको। कहता है सांद्र HNO3 को हम सर अल्मीनियम के पात्र, पात्र मतलब कंटेनर, बर्तन, अल्मीनियम के बर्तन में क्यों रखते हैं? कहता है वाई कंसनट्रेट HNO3 आर स्टोर्ड इन अल्मीनियम वेसल्स। कहता है वाई कंसनट्रेटेड, शॉर्ट में लिखा है कंसनट्रेटेड HNO3 आर स्टोर्ड इन एल्युमिनियम वेसल्स। एल्युमिनियम वेसल्स, वेसल्स मतलब बर्तन, एल्युमिनियम के वेसल्स में सर हम HNO3 को क्यों रखते हैं? बताइएगा, बताओ आंसर। चलिए देखिएगा। कहता है दोस्त कि एल्युमिनियम का बर्तन में जब हम HNO3 को रखते हैं तो सर देखिए वो निष्क्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करता, यानी ज्यों का त्यों रहता, इसलिए उसको हम एल्युमिनियम के पात्र में संग्रह करते हैं। और दूसरा बर्तन में रखेंगे तो उससे रिएक्शन करके सर वो खराब होने का डर रहता है। जबकि सर नाइट्रिक अम्ल को अगर एल्युमिनियम के बर्तन में रखेंगे तो एल्युमिनियम नाइट्रिक एसिड पर कोई रिएक्शन नहीं करता, शुद्ध रहता है, वैसे ज्यों का त्यों रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होती है, हो जाती है, नॉन रिएक्टिव रहती है। याद है? यही चलते साथ HNO3 के अल्युमिनियम पात्र संग्रह करते हुए साथ अल्युमिनियम निष्क्रिय हो जाता है, यानी सर अल्युमिनियम से कोई अभिक्रिया नहीं करती है। क्लियर है? कहता है सांद्र HNO3 में आंसर लिखता है दोस्त कि सर सांद्र HNO3 को अल्युमिनियम के पात्र में संग्रह करते हैं। कहता है सांद्र HNO3 को अल्युमिनियम के पात्र में संग्रह करते हैं क्योंकि ये अल्युमिनियम से अभिक्रिया नहीं करता है, ये अल्युमिनियम से अभिक्रिया नहीं करता है, अतः नहीं करता है, और ये निष्क्रिय रहता है, क्लियर है? कहता है कंसंट्रेटेड HNO3 are stored in aluminum vessels because it is not reacts from aluminum and it is non-reactive। और ये क्या होते हैं? निष्क्रिय होती है, नॉन रिएक्टिव होती है सर। क्लियर है? नॉन एक्टिव भी लिख सकते हैं, नॉन रिएक्टिव भी लिख सकते हैं। क्लियर है? बस यही आंसर था इसका। क्लियर है दोस्त यहाँ तक? टेंशन का है लहर छोड़ा। एक दो क्वेश्चन आ रहा है, बताइए देते हैं वर्जन क्या है। क्लियर है? 10 नंबर क्वेश्चन बोलिए। चलिए यहाँ से अगले क्लास पढ़ा देंगे दोस्त, ठीक है ना? अगबक टाइप का लग रहा है। यहाँ से हम आपको अगले क्लास से पढ़ा देंगे। अगले क्लास में शायद चैप्टर आपको समाप्त हो जाएगा दोस्त। मिलते हैं अगले क्लास में। नाइस, ठीक है? गुड नाइट, बाय बाय।